आलोक जी आप तैयार हैं? विनेश और बजरंग पर जवाबी पलटवार भी होगा। आपने उनको राजनीति में लाकर एक रिस्क ले लिया है। ये मत समझिए कि वो देश के हीरो हैं, पहलवान हैं तो वो बचे रहेंगे। अब राजनीति में आ गए, अब तैयार हो जाइए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी सवाल उठेगा तो उसका उत्तर भी दिया जाएगा। अब कुछ चीज़ें राजीव भाई ने कही, मैं उनका उत्तर थोड़ा सा देना चाहूँगा। मतलब गजब पलटू राम पार्टी है, पहले कुछ थे, आज कुछ हैं, कल कुछ और हो जाएंगे। ये कह रहे हैं हमने बहुत सम्मान किया। अरे भाई, वो दिल्ली पुलिस जब उनके चेहरे के ऊपर जूते से खड़ी हुई थी तब सम्मान था वो, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ तब सम्मान था वो। तो वो कह रहे हैं सब राजनीतिक शिकार मत हो जाना। तो राजनीतिक शिकार तो मुझे लग रहा है योगेश्वर दत्त हो गए। योगेश्वर दत्त को पहले लड़वा दिया जब बुरा हाल था, जब हार गए वो, और इस बार कहीं पर वहाँ पर सांसद कोई और थे, उनको टिकट दे दिया। वो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ पर हरियाणा में सुनवाई होती थी, वो सुनवाई अगर हरियाणा में होती तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पे क्यों जाते। इनके यहाँ तो केवल सुनवाई जो उसकी थी, और बृजभूषण सिंह की सुनवाई इतनी भयंकर थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद दखल के बाद FIR हुई। सुनवाई केवल बृजभूषण शरण सिंह की थी और किसी की नहीं थी। अब ये पूछ रहे साहब हमारी नीतियाँ, उनकी नीतियाँ, खेलो इंडिया, अगर हरियाणा में खेलो इंडिया को इतना ही अच्छा इनको वो करना था तो 66 करोड़ रुपए मात्र दिए और गुजरात को 600 करोड़ रुपए दे दिए। तो ये जिस तरह से भेदभाव किया हरियाणा के साथ खेलों के मामले में भी, वो पूरे देश ने देखा। आज वो ठीक कह रहे हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा था और बीजेपी अगेंस्ट खड़ी थी। बीजेपी अपने एक सांसद को बचाने के लिए पूरी तरह से साथ खड़ी हुई। अच्छा आलोक जी, थोड़ा और ये लोग तो दोनों ही, चाहे वो बजरंग हो चाहे विनेश हो, तो मैं कह रहा हूं अब तो आप थोड़े सीनियर हो गए आलोक जी, आपका प्रमोशन हो गया कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रीय सचिव बन गए, तो कुछ थोड़ा जानकारी भी दीजिए ना। अब आप आए हैं डिबेट में, थोड़ा कुछ बताइए। दोनों चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कुछ तो जानकारी दीजिए। देखिए, किसी भी बिना शर्त के वो लोग दोनों ने उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। अब वो और पार्टी मिलकर तय करेंगे, एक लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे, दोनों नहीं लड़ेंगे, या कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि युवा और खिलाड़ी अगर राजनीति में आते हैं तो ये खेल के लिए भी अच्छा है और युवाओं के लिए भी अच्छा है। एक भाई ओलंपियन है, अगर वो आकर राजनीति में हिस्सा लेते हैं, कल को खेल को बढ़ावा देने के लिए और तमाम चीज़ों में उनका योगदान हो सकता है, चाहे वो हमारी पार्टी में खिलाड़ी आए और चाहे भाजपा में आए और चाहे किसी अन्य पार्टी में आए। खिलाड़ी हो, अब ये बताइए, अलग अलग फील्ड के लोग अगर अब ये बताइए, तो मैं उनको उसका सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये बताइए, ये पार्टी के आपकी जो गुटबाजी है उसको कैसे मैनेज करेंगे? बीजेपी में क्या हाल है? टिकट आने के बाद देख रहे हैं आप, 32-33 नेता पार्टी छोड़ चुके, और आपके यहां तो पहले से ही खेमे बदनाम है। आपकी लिस्ट शायद आज आएगी, कैसे मैनेज करेंगे आलोक जी? नहीं, देखिए मुझे लगता है मानक जी, इनके 32 नहीं हैं, इनके अगर तमाम पदाधिकारी और तमाम जो हैं, वो लिस्ट अभी मेरे पास आई थी, उसमें जी इनका पिछली बार नारा था 75 पार। तो एक ही दिन में 75 तो इनके पार हो गए। कम से कम 75 लोगों ने पार्टी तो कल छोड़ दी इनकी। खैर, वो आपका इनका सर फुटअव्वल है। अभी भी जो तमाम लोग आए हैं, 9 लोग तो ऐसे हैं जो परिवारवादी चिल्लाते थे। ये लोग, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है, तो 9 लोग तो परिवारवादी वाले लोग हैं, जो बीजेपी की भाषा बोल रहा हूं मैं। उसके बाद 20 से 21 लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से लिए। जेजेपी भ्रष्ट थी अभी कुछ दिन पहले तक, उसके एक मंत्री थे, वो भी आ गए हैं और विधायक भी आ गए हैं। आप अगर अपनी पार्टी के लोगों को स्थान नहीं दोगे, आप तमाम ऐसे लोगों को स्थान दे दोगे जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, तो स्वाभाविक है कि बगावत होगी। अब बीजेपी के नेताओं के ऊपर बड़ी तरस आती है हमें, तो ये मतलब कब तक दरी बिछाते रहेंगे? अरे भाई, अपने पार्टी के लोगों को आप राज्यसभा नहीं भेजते, आप अपनी पार्टी के लोगों को आप टिकट नहीं देते, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की नौबत आएगी। अच्छा, आप क्या तो नहीं आएगी ना ऐसी नौबत? सकारात्मक प्रतियोगिता हमेशा रहती है। देखिए, मैं आ रहा हूं उसी बिंदु पर। राजनीति में सकारात्मक प्रतियोगिता रहती है, महत्वाकांक्षा भी रहती है, लोग छोड़ते भी हैं। लेकिन जिस तरह से जो लोग कहते थे हम पार्टी विद ए डिफरेंस हैं, हम तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम तो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, हमारे यहाँ तो कभी कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब वो ईडी सीबीआई का डर भी खत्म हो गया है।
गुजरात में जब 38 विधायकों के टिकट काटे थे तो इनकम टैक्स एक दिन में एक्टिव हो गया था। हरियाणा में वो एक्टिविटी अब नजर नहीं आ रही है कि बागियों के खिलाफ ईडी सीबीआई इनकी मदद करने के लिए उतर जाएगी। अगर हमारे यहाँ भी नाराजगी होगी हम भी मनाएंगे। अच्छा, ठीक। मैं ये भी नहीं कहता कि सबको मना भी पाएंगे। ये राजनीति का एक हिस्सा है। महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो लोग दल भी बदलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग अपनी छाती पीट कर ये कहते थे कि हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, उनको आईना दिखाया है इन्हीं के लोगों ने। ओके, ऑल राइट। राजीव जेटली, अब जरा जम्मू कश्मीर पर थोड़ा सा बोल दीजिएगा। आज घोषणा पत्र आपने जारी किया, मैं देख रहा था, आपने उसी तरह के वादे किए हैं जैसा बाकी पार्टियां करती हैं, फिर आप उसे रेवड़ी कह देते हैं। आपके छात्रों को 3,000 रुपए महीना, मां सम्मान के लिए 18,000 सालाना, किसान सम्मान निधि 10,000 है, वो भी बढ़ाया है आपने राज्य में। खेती के लिए बिजली 50% पे, अग्निवीरों का कोटा वो अलग बात है। फिर 3,000 रुपए की पेंशन भी है और 2 सिलेंडर भी फ्री है। आप रेवड़ी कहते हैं, खुद आप सारी घोषणाएं वही कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। साहब तो आपने बता ही दिया कि हमारे मैनिफेस्टो में हमारी ये जो घोषणा पत्र है उसके अंदर क्या लिखा है। ये हमारा वायदा है और दूसरी बात है कि हमने वायदे को अचीव किया है। ये घोषणा पत्र तो आज आया है, हमने इससे पहले जो करके दिखाया उसको भी थोड़ा सा बता देते, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते। लेकिन जम्मू और कश्मीर के अंदर आजादी हमने दी है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो धारा 370 वापस बहाल कर देंगे और 35 से वैसा का वैसा हो जाएगा, मतलब फिर से गुलाम कर देंगे हम, फिर से भारत के अधिकार वहां से हटा दिए जाएंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है। हम तो कहते थे वहां पर IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT आने चाहिए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज आने चाहिए, ब्रिज बनने चाहिए, बाहर जाकर के हमारे बीच में अनंत जी। अच्छा राजीव एक सेकंड, अभी आपके इस आरोप का जवाब मैं अभी ले लूंगा उनसे, लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया। ये रेवड़ी है या नहीं है? मैं वही दे रहा हूँ, मैंने आपसे कह रहा हूँ वहां अनंत जी जाएं पढ़ाने के लिए, वहां शीतल सिंह जी जाएं वहां पे मीडिया की ट्रेनिंग के लिए, समीर जी जाएं वहां पर। ये जाकर अगर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं तो बसे। ये आजादी छीनने वाली है कांग्रेस पार्टी, ये है इनका। ये रेवड़ियां है या नहीं है जो आप बांट रहे हैं जम्मू कश्मीर में? आप जिसे रेवड़ियां कह रहे हैं उनसे बड़ी बड़ी मलाई तो हम दे चुके हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहते हैं रेवड़ी भाई। डेवलपमेंट का टेस्ट ही भारतीय जनता पार्टी या जब हमारे पास गवर्नेंस आई है तब से देखा उन्होंने, उससे पहले तो डेवलपमेंट नाम के शब्द नहीं था वहां पर। अच्छा ठीक है, मतलब रेवड़ी नहीं है ना ये? मैं कह रहा हूं 370 और 35 से हटाना। आलोक शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया, आलोक जी आप बैकफुट पर हैं 370 पर, बोलिए। अब आपके सहयोगी तो खुलकर कह रहे हैं हटा देंगे, अब वापस लाएंगे, मतलब 370। देखिए आर्टिकल 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 बदलाव किए थे इन्होंने, उन 2 में से भी एक वापस पलट लिया। उसमें जो 35A से रिलेटेड था कि जमीन खरीद सकते हैं, 15 साल का डोमिसाइल आ गया वहां पर। लेकिन झूठ बोलने की आदत है कि आर्टिकल 370 हमने हटा दिया। आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि हमने भी 36 बदलाव किए उसमें। पहले 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, कॉन्करेंट लिस्ट, पता नहीं कौन कौन से बदलाव हुए। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, अमित शाह जी की स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने भी तो इतने बड़े बड़े बदलाव किए। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 को हमने समाप्त कर दिया। हम फिर कह रहे हैं कि अगर कोई भी बदलाव आपको लाना था तो वहां की जनता को आपको आश्वासन देके उसको भरोसे में लेकर आना था। आप अचानक आते हैं, अचानक ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं और ऑर्डिनेंस लाकर आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस काम को करते हैं। यही कारण है कि 10 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आपको चुनाव कराने पड़ते हैं मजबूरी में। अदरवाइज अगर वहां पर इतने अच्छे हालात हो गए थे, सब कुछ हो गया था, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे थे वहां पर? इसीलिए नहीं हो रहे थे कि बीजेपी को हार का डर था। बीजेपी तो वैली में 3 लोकसभा की सीटें ही नहीं लड़ी। हरियाणा के अंदर 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस के थे इनके लोकसभा में। आज 20-22 लोग ऐसे हैं विधानसभा में जो हमारी तरफ से। आलोक जी एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। तो ये पार्टी का जो मोदी जी का एक गुब्बारा था ना, एक सवाल और, गुब्बारा फूट चुका है। आज अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल वही बात कह दी जो राहुल गांधी ने एक पहल की है ना। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जरूरी है हरियाणा में, क्योंकि इंडिया गठबंधन को हमें बरकरार रखना है। वही बात अखिलेश जी कह रहे हैं, या फिर अखिलेश जी कुछ सीट मांग रहे हैं क्या हरियाणा में और आप दे नहीं रहे, इसीलिए वो तंज कस रहे हैं? आलोक जी देखिए, आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही अखिलेश जी की पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात आई है। और अगर कोई बात आएगी भी तो इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं इस मामले में सकारात्मक हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि हम बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं।
पहले जो भी हुआ, चाहे मध्य प्रदेश के मामले में चाहे किसी और में, आज इंडिया गठबंधन चाहता है कि वोट का डिवीजन ना हो। और ये भ्रष्ट जो केंद्र में सरकार बैठी है या जो राज्यों में डबल इंजन की भ्रष्ट सरकारें बैठी हैं, ये सरकारें यहां से हट। अच्छा आलोक जी, एक सवाल और आ गया डबल इंजन के नाम पर जो लूटपाट हो रही है ना, एक सवाल मोदी जी स्वयं अगर, क्योंकि आलोक जी दरअसल क्या है ना, देखिए अब आपका प्रमोशन हो गया, आपके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो पहले नहीं होती थी, और आप जो सचिव बने शायद पंजाब के बने हैं ना आलोक जी, अगर पंजाब के सचिव बने हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का रिश्ता है उस पर आपसे ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होगी। तो आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं हरियाणा में? देखिए अभी तक कितनी सीटें देंगे, कौन सी देंगे, इस पर कोई भी चर्चा आधिकारिक तौर पर मेरे पास नहीं है, उसका कोई रिजल्ट। अभी पहला सवाल तो यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसमें भी मंथन हो रहा है। केंद्र की जो हमारा दिल्ली का जो हाईकमान है प्लस जो राज्य की हमारी यूनिट है स्टेट की, उन दोनों के बीच में आपस में भी मशवरा चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सकारात्मक बातचीत जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितनी सीटें होंगी, कौन सी होंगी, कैसे होंगी, उसके ऊपर अभी तक किसी तरह से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। ओके, बहुत बढ़िया। अनंत विजय।